बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई कैट का लेक्चर नंबर 16 जो कि सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 से है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? अगर किसी दो वेक्टर्स को आप इस तरह मल्टीप्लाई करो कि उसका आंसर एक वेक्टर आ जाए तो वो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। और मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे कि पहला MCQ है, ठीक है जी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज रिटन एज। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता था, जैसे कि सी ऑप्शन में A क्रॉस B है, ठीक है जी। और सेकेंड MCQ में डेफिनेशन अगर देखें, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज डिफाइंड एज। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते थे कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A की मैग्नीट्यूड, B की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और एक यूनिट वेक्टर साथ होता था। जैसे कि A ऑप्शन में AB दिया हुआ है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। AB cos थीटा ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। AB sin थीटा ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेक्टर कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब थर्ड MCQ की तरफ अगर हम मूव करें, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज डिफाइंड एज। तो A क्रॉस B कैसे फाइंड आउट किया जाता था कि A की मैग्नीट्यूड, B की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B वेक्टर्स। D ऑप्शन में ये A क्रॉस B की डेफिनेशन और फार्मूला है, ठीक है जी। अब MCQ नंबर 4 क्या है, कहते हैं कि द वेक्टर्स A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू। A क्रॉस B जो वेक्टर है वो A के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये B के ऊपर होता है, या बोथ A एंड B, या फिर दोनों पे नहीं होता, ठीक है जी। तो आपको पता ही होगा कि A क्रॉस B जब आप फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो A के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है और B के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है, या जिस उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है जिसमें A और B लाई करते हैं, ठीक है जी। अब क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास टू वेक्टर्स गिवन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते थे, जैसे कि MCQ नंबर 5 हमारे पास है, A भी गिवन है, B भी गिवन है, देन A क्रॉस B कैसे फाइंड आउट होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K और फिर फर्स्ट वेक्टर के I J K के कोएफिशिएंट्स लिखा करते थे सेकंड रो में, और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर जैसे कि B वेक्टर B1 B2 और B3 आ जाता है। और इसको जब आप एक्सपेंड करते थे इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो A क्रॉस B फाइंड आउट करने का फार्मूला C ऑप्शन में जो लिखा हुआ फार्मूला है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में और इसको एक्सपेंड करके आता था। MCQ नंबर 6 हमारे पास है, कहता है इफ A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J है और B वेक्टर इज इक्वल टू B1I प्लस B2J है, देन A क्रॉस B इज अलॉन्ग X एक्सिस के अलॉन्ग होगा, Y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा I J K, फिर फर्स्ट वेक्टर के I J K के कोएफिशिएंट ऐड किए, फिर सेकंड वेक्टर के किए, और इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करो। तो वैसे जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरो हो तो उस रो या कॉलम की मदद से एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि थर्ड कॉलम में हमारे पास 2 0, थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो A एज इट इज़ आ गया, तो हमारे पास A1 A2 B1 B2 बचता है, ठीक है जी। और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, A1 मल्टीप्लाई B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई B1 हो जाएगा, और साथ A यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और A यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग होता है, Z एक्सिस के अलॉन्ग। तो ऑप्शन हमारी C आ जाएगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी MCQ नंबर 7, ठीक है जी, जो बिल्कुल 6 की तरह ही है। तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना और चेक करना कि ये किसके अलॉन्ग होगा, ठीक है जी। I और K भी और J में से तो ये इसका आंसर आएगा, और ये Y एक्सिस के वजह से अलॉन्ग होकर सॉल्व कीजिए। इसी तरह 8 MCQ भी वही है, ठीक है।
ये भी आप ट्राई कीजिएगा। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ, कहते हैं जी देन ए क्रॉस बी अलॉन्ग, ठीक है जी, एक इसके अलॉन्ग होगा, ठीक है। अब नोट है जी एक कि आपको पता भी होगा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किसके इक्वल हुआ करते थे, 0 के इक्वल हुआ करते थे। और इसी तरह जबकि आई क्रॉस जे के इक्वल हुआ करता था, जे क्रॉस के आई के इक्वल हुआ करता था और के क्रॉस आई जे के इक्वल हुआ करता था, ठीक है ना। ये साइक्लिक हुआ करते थे। आई को जे के साथ करोगे तो के, जे को के के साथ करोगे तो आई आ जाएगा और के को आई के साथ करोगे तो जे आ जाएगा। इसी तरह ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस के होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करता। MCQ नंबर 9 कहते हैं द वैल्यू ऑफ के क्रॉस जे इस क्या होगी, आई वेक्टर जे के नन ऑफ दिस, ठीक है जी। हमारे पास ऊपर रिजल्ट है जे क्रॉस ए हो तो तब आई आता है। अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, या ऑर्डर चेंज कर दें तो फिर साइन का फर्क पड़ता है। तो जे क्रॉस सॉरी के क्रॉस जे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस आएगा, जो कि इन ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। अच्छा जी, MCQ नंबर 10 हमारे पास है, कहते हैं इफ u इज एनी वेक्टर देन u क्रॉस u, जब सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ली जाए तो उसका आंसर 0 होता है। सेम वेक्टर हो या पैरेलल वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है जी। और सेम ही MCQ नंबर 11 कहते हैं जी इफ A एंड B आर पैरेलल, अगर A और B पैरेलल हो तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी। जैसे कि MCQ नंबर 11 हमारे पास है, कहते हैं इफ द वेक्टर्स u एंड b आर पैरेलल, ठीक है जी, u एंड b आर पैरेलल देन तो क्या होगा, जब 2 वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी, जैसे कि A ऑप्शन हमारे पास है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी MCQ नंबर 12 की तरफ, कहते हैं जी इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0, ठीक है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0 देन द वेक्टर्स आर कार्ड, ठीक है जी। तो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, ठीक है, जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है जी। बी ऑप्शन हमारे पास है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि MCQ नंबर 13 है, कहते हैं जी इफ द वेक्टर्स A एंड B आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ T इज, ठीक है जी। जैसे कि T हमारे पास A वेक्टर में इन्वॉल्व है 3TI प्लस J माइनस 3K, तो कहता है जी अगर A और B पैरेलल हों तो फिर, ठीक है जी, T की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, सॉरी 12 होगी, या 1/12 होगी, -1/12 या -12 है, ठीक है जी। पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहा है तो आपने ये नहीं करना कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दें। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या होता है कि उनके I J के जो कोफिशिएंट की रेशियो थी ना वो सेम होती है। तो हमारे पास एक कंडीशन थी A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3 था। तो A1 आई का A वेक्टर के आई का कोफिशिएंट जो कि 3T है, ठीक है जी। B1 B वेक्टर के आई का जो कोफिशिएंट है वो पुट ऐड किया तो वो कितना है, 1 आ गया। इसी तरह A2 हमारे पास 1, B2 हमारे पास -4, A3 A वेक्टर के K का कोफिशिएंट जो कि -3 है और B वेक्टर के K का कोफिशिएंट जो कि कितना है, +12 है, ठीक है जी। -1/4 और ये भी मेरे पास -3/12 जो है ये भी -1/4 आ जाता है। तो एक वैल्यू कंसिडर करते हुए तो T कितना आ जाएगा, -1/12 आ जाएगा, ठीक है जी। अब MCQ नंबर 14 कहता है जी इफ द वेक्टर्स B, ठीक है जी, एंड W आर पैरेलल देन अल्फा इज इक्वल टू, तो अगेन ये पैरेलल केस है, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। और मैच कीजिएगा कि आंसर A, B, C या D ऑप्शन लिखिएगा। और इसी तरह सेम हमारा MCQ नंबर 15 है, ठीक है जी। 15 में कहता है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B सो दैट द वेक्टर्स 3I - J + 4K एंड AI + BJ - 2K आर पैरेलल। तो इनमें से क्या आंसर होगा, A, B, C या फिर D होगा। ये भी आप ट्राई कीजिए, सेम MCQ नंबर 13 की तरह ही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी परपेंडिकुलर वेक्टर टू गिवन वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना जो कि
गिवन वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर एक ऐसा वेक्टर आता है जो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर था और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर था। चेक करते हैं जी एमसीक्यू नंबर 16, द वेक्टर्स विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज ए डॉट बी, ये तो है नहीं, ए प्लस बी भी नहीं, ए डॉट बी भी नहीं, और ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 17 हमारे पास जो है उसमें वो कहता है कि इफ एन बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स यू एंड बी, देन एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे। फिर फाइंड आउट करने के बाद u क्रॉस b को इसी की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो जैसे कि ए ऑप्शन में भी नहीं है, बी ऑप्शन में तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आवा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, पर ये क्या है कि यूनिट वेक्टर नहीं है। इसी तरह सी ऑप्शन में चले तो ये भी हमारे पास नहीं है क्योंकि वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। अब इसी तरह एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v इज गिवन बाय, तो हमें पता है कि a क्रॉस b का फार्मूला क्या था, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड साइन एंगल एंड अ यूनिट वेक्टर था। तो बोथ साइड हम मैग्नीट्यूड ले लें तो जो साइन के साथ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड है तो वो राइट लेफ्ट पे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ u एंड v वेक्टर्स क्या होगा, सी ऑप्शन में जैसे दिया हुआ कि u क्रॉस b की मैग्नीट्यूड और u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड होगा। ये इस साइन थीटा का फार्मूला होता है इन क्रॉस प्रोडक्ट में। अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइएंगल, ठीक है जी। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है जी एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 19 में कहता है जी इफ द वेक्टर्स u एंड v represent the adjacent sides of a parallelogram then its area is given by, तो आपने जस्ट u और v फाइंड आउट करके इसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट कर लोगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, जैसे कि बी ऑप्शन है। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 20 है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड, और u क्रॉस v u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम था। तो अब यहाँ पे u और v की जगह a b दे दिया तो इसका आंसर a b साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। अब मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ। कहता था एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज गिवन बाय, तो पैरेललोग्राम का हाफ जो होता है वो एरिया ऑफ ट्राइएंगल होता है। ठीक है जी। पैरेललोग्राम के एरिया के जो हाफ होता है वो एरिया ऑफ ट्राइएंगल होता है, जैसे कि सी ऑप्शन हमारे पास। तो u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शो करेगा, अगर उसको 2 पे डिवाइड करो तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब मूव करते हैं जी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू नंबर 22 है। कहते हैं जी इफ a दिया हुआ है हमारे पास, b भी दिया हुआ है, आप एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल देन इट्स एरिया इज, हाँ जी ए ऑप्शन 50 स्क्वायर रूट ऑफ 53, बी ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ 35, सी ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है, या नन ऑफ दिस। तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी था। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट आई जे के, ए वेक्टर के आई जे के की कोफिशिएंट आ गए 1 -2 और 4, और बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट आ गए 2 -1 और 4 आ गए। इसको एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4i + 4j - 3k, और इसकी मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करो तो कितना आ जाएगा 41। ये मैग्नीट्यूड आ गई। ये एरिया पैरेललोग्राम है, मगर हमें चाहिए था ट्राइएंगल का, तो 1/2 a क्रॉस b आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1/2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया, जो कि कौन सी ऑप्शन है, ना ए है ना बी है और ना सी, तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है जी। नन ऑफ दिस इसको ऑप्शन आ जाएगी। अब मूव करते हैं जी वर्क डन की तरफ और मूवमेंट की तरफ। ठीक है ना। तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते थे, कहते हैं कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट d वेक्टर इज इक्वल टू, तो वर्क डन फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था, F डॉट
था आर क्रॉस एफ, जैसे कि सी ऑप्शन है। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। कहता है इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी at angle theta and displace the it from point A to B and the work done is। ठीक है जी। तो वर्क डन क्या होगा, हमें था कि वर्क डन का फार्मूला था F डॉट डी था। क्या था? F डॉट डी था। तो इसके लिए क्या होगा, F की मैग्नीट्यूड, D की मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा बिटवीन था। ठीक है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम था। तो अब यहाँ पे ये तो F cos थीटा, ए ऑप्शन ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी ठीक है जी, क्योंकि F की मैग्नीट्यूड, ए बी की मैग्नीट्यूड, ए बी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और कॉस ऑफ थीटा है, तो इसकी ऑप्शन सी आ जाएगी। अब मूव करते हैं जी वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है जी। जब 3 वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर एक वेक्टर आ जाए तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता था। और अगर 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट अगर एक नंबर या स्केलर आ जाता तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता था। जबकि एमसीक्यू नंबर 25 में कहा हुआ जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी इज रिटन एज। तो कैसे लिखने का वे था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी था। ठीक है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और एमसीक्यू नंबर 26 में हमारे पास क्या है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी इज रिटन एज। तो इसको लिखने का हमारे पास फार्मूला था क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी। और याद हो कि डॉट और क्रॉस सी इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी डॉट सी भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि स्पेशल नोट में हमारे पास मेंशन है ए नोट में, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी ये डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल होते हैं। और डी ऑप्शन हमारे पास जो नोट है कहता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी ए और इज इक्वल टू सी ए बी आ जाता है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ये साइक्लिक होता है। ए बी सी फाइंड आउट कर ले या बी सी फाइंड आउट कर ले या सी ए बी फाइंड आउट कर ले तो एक है। इसी तरह सी ऑप्शन या सी पॉइंट में हमारे पास जो है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में अगर वेक्टर्स ए बी सी को पुट आउट कर दें तो ये भी किसको शो करेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो करेगा। ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 27 हमारे पास है, कहते हैं जी द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे डॉट के क्या होगी। ठीक है जी। तो इसका आंसर, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कोई नंबर आएगा वो 0 है, 1 है, 2 है या 4 है, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आई क्रॉस जे को सॉल्व करोगे। तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या आया था, के आया था। ठीक है ना, जैसे सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई क्रॉस जे को सॉल्व करेंगे जिसका आंसर के आ जाएगा। और के डॉट के क्या हुआ करता था, 1 हुआ करता था। ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 28 हमारे पास है जी 2i डॉट 2j क्रॉस के है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, 1, 2 या 4। तो सोल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन कैसे होगा इसका चेक कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केलर यानी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 to the 4 हो जाएगा और बाकी वेक्टर्स एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, बाकी वेक्टर्स एज इट इज आ जाएंगे। अगेन जी जे क्रॉस के किसकी इक्वल हुआ करता था, आई के। तो ये आपके पास 4i डॉट आई आ जाएगा, जबकि आई डॉट आई क्या था, 1 के इक्वल था। तो 1 into 4 दैट इज 4। इसका आंसर जो कि क्या है, बी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है। अब एमसीक्यू नंबर 29 हमारे पास है, क्या है कि आई जे के है और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हुई। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर 3 वेक्टर्स को पुट कर देता है, ऐड कर देता है, तो उसका मतलब होता है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। यानी इसका मतलब है ये आपके पास आई डॉट जे क्रॉस के लिखा हुआ है। ठीक है जी, आई डॉट जे क्रॉस के, जैसा कि एमसीक्यू नंबर आपका 27 था, ये सेम ही है, आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 30 है, कहता है जी इफ एनी 2 वेक्टर्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल। ठीक है जी, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई 3 वेक्टर्स इक्वल हो तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का बेसिकली फार्मूला था ए डॉट बी क्रॉस सी का, ये डिटर्मिनेंट होता था। और फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के आई जे की कोफिशिएंट, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के आई जे के की कोफिशिएंट और थर्ड रो में थर्ड
वेक्टर के आई जे की कोफिशिएंट ऐड किया करते थे हम, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में अगर कोई 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो तो उसका आंसर 0 होता है। तो इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर्स सेम हो या पैरेलल हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मूव करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की तरफ, ठीक है जी। तो जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ना, तो ज्योमेट्रिकली वो रिप्रेजेंट करता होता है एरिया ऑफ पैरेललोपाइड का, ठीक है। तो जैसे कि MCQ नंबर 31 है, इफ द वेक्टर्स U, V एंड W, ठीक है जी, आर कोऑर्डिनेट्स H ऑफ अ पैरेललोपाइड, देन द इट्स वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? अभी बात की थी कि जब भी 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाए तो वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड शो करता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को A डॉट B क्रॉस C या स्क्वायर ब्रैकेट में ABC भी लिख देते हैं। तो इसमें कौन सी ऑप्शन है? जैसे कि A ऑप्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट में U, V और W ऐड के भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होगा। अच्छा, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है? ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को आप 6 के साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाता है। जैसे कि MCQ नंबर 32 में कहते हैं द वेक्टर्स U, V एंड W आर फोर टर्मिनस H ऑफ अ टेट्राहेड्रन देन इट्स वॉल्यूम। तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 6 पार्ट होगा, ठीक है ना, 1/6 U, V, W का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको आप 1/6 U डॉट V क्रॉस W भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर D ऑप्शन है। फिर जी, कंकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? 3 या मोर देन 3 वेक्टर्स अगर एक ही पॉइंट में से पास करते हो, ठीक है ना, 3 या मोर देन 3 वेक्टर्स अगर एक ही पॉइंट में से पास करते तो उन वेक्टर्स को कंकरेंट वेक्टर्स कहा जाता था। जैसे कि MCQ नंबर 33 में डेफिनेशन है जी, वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक है जी। सिंगल पॉइंट पे जो 3 या मोर देन 3 वेक्टर्स इंटरसेक्ट करें तो उन्हें कंकरेंट वेक्टर्स कहा जाता है। इसी तरह कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर 3 या मोर देन 3 वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में पड़े हों तो उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि MCQ नंबर 34, द वेक्टर्स लाइन इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड, उनको कोप्लेनर कहा जाता है, ठीक है जी। अगर एक ही प्लेन में वेक्टर्स पड़े हों तो उन वेक्टर्स को कोप्लेनर कहा जाता है। अब ठीक है जी, MCQ नंबर 35 है, कहते हैं इफ द वेक्टर्स U, V एंड W आर कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर है, देन U, V, W या U डॉट V क्रॉस W किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल होगा। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। और इसके लिए प्रैक्टिकल एक MCQ है हमारे पास 36, कहते हैं इफ द वेक्टर्स I माइनस जे प्लस के I माइनस 2j माइनस 3k एंड 3I माइनस अल्फा j प्लस 5k आर कोप्लेनर हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। A दिया हुआ, B दिया हुआ, C दिया हुआ, ठीक है। सपोज कर लिए कि 3 वेक्टर्स थे A, B, C हमारे पास है, क्योंकि वेक्टर्स कोप्लेनर है तो फिर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? वो 0 होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ A वेक्टर के I, J और K की कोएफिशिएंट ऐड कर दिए, सेकंड रो में B वेक्टर के I, J और K की कोएफिशिएंट ऐड किया और थर्ड में C वेक्टर के ऐड कर दिए और इसको फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। पहला नंबर 1 तो क्या बचेगा? -2 -3 -5 बच जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास -1 है, ठीक है, फार्मूले का माइनस और नेक्स्ट नंबर -1 था और जो बचा वो इसी तरह फिर उससे नेक्स्ट नंबर 1 है और 1 जिस रो जिस कॉलम में इसको इग्नोर किया तो 1 -2 3 और माइनस अल्फा बच जाता है। इसको आप एक्सपेंड करो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा और मज़ीद सॉल्व करो तो -4 अल्फा प्लस 10 बचता है। 10 राइट पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा और -4 डिवाइड होगा तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपके पास आती है। अब MCQ नंबर 36 प्लस कर देंगे, ये आपने खुद सोल्व करना है। कहते हैं इफ द वेक्टर्स A, B एंड C आर कोप्लेनर देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी? आप लोगों ने
ऐसे प्रैक्टिस जैसे कि 36 है उसी की तरह ये आपने सॉल्व करना है। अच्छा जी, लास्ट जी आज का जो आर्टिकल है या टॉपिक है कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अगर मुझे स्केलर प्रोडक्ट दिया हो और वेक्टर प्रोडक्ट दिया हुआ तो कैसे उसमें से हम कोई क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। MCQ नंबर 37 हमारे पास है जी। कहता है जी द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 एंड 6 के रूट ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, ठीक है जी, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज क्या होगा, 30 होगा, 65 होगा या 60 होगा या फिर 90 होगा। ठीक है जी, हम एक सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन था मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 6, तो डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 6 और डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला था ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ 6 के। और साथ दूसरी कंडीशन हमारे पास थी मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट कितनी थी 6 के रूट ऑफ 3, तो मीन के ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 6 के रूट ऑफ 3 होगी और ए बी की ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या थी ए बी साइन थीटा थी, ठीक है, जो कि 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। आप ए बी साइन थीटा को ए बी कोस थीटा के साथ डिवाइड कर दो तो क्या होगा ए बी के साथ कैंसिल, जबकि साइन ओवर कोस क्या होता था 10 था, तो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचेगा और tan थीटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होगा थीटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक MCQ था, ठीक है जी। उम्मीद है कि आज का भी लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।